शुरुआत करते हैं बिहार, झारखंड और देश की बड़ी खबरों के साथ। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जीडीपी का दर लगभग -24% हो गया है। इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव झारखंड जैसे छोटे राज्य पर पड़ा है। झारखंड में पिछले 2 वर्षों के दौरान 18,000 करोड़ का जीएसटी घोटाला हुआ है। झारखंड का केंद्र सरकार पर अप्रैल से जुलाई तक जीएसटी का 2,481 करोड़ बकाया है। केंद्र सरकार अविलंब झारखंड के बकायों का भुगतान करें। झारखंड के गोड्डा जिले के रहने वाले धनंजय कुमार ने अपनी 6 महीने गर्भवती पत्नी सोनी हेम्ब्रम को डीएलएड की परीक्षा दिलाने के लिए स्कूटी पर 1176 किलोमीटर का सफर तय किया। धनंजय गोड्डा से ग्वालियर 3 दिनों का सफर तय करके पद्मा कन्या विद्यालय पहुंचे। 11 सितंबर को परीक्षाएं संपन्न होने के बाद ये दंपत्ति वापस स्कूटी से ही झारखंड के लिए रवाना हुए। धनंजय ने कहा, परीक्षा देना जरूरी था, लेकिन ट्रेन बंद है और किराए के वाहन से आने में लगभग 30,000 रुपए का खर्च आ रहा था। ऐसे में दोनों ने तय किया कि दोपहिया वाहन से ही ये सफर तय किया जाए। झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 45,000 के करीब पहुंच गया है। हालांकि इनमें 29,747 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक 479 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के भीतर 1027 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 1383 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं इलाज के दौरान 10 मरीजों की मौत हो गई है। बुधवार को एक बार फिर रांची में सबसे अधिक 253 और जमशेदपुर से 228 मरीजों की पहचान हुई है। पूर्वी सिंहभूम में 7 तथा बोकारो, चतरा व कोडरमा से एक मरीजों की इलाज के क्रम में मौत हो गई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,636 हो गई है। राजधानी में कोरोना के नियंत्रण के लिए गुरुवार को 8 जगहों पर कोरोना जांच के लिए अस्थायी टेस्टिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। सेंटर का उद्देश्य है कि रांची के जनता के कोरोना जांच के लिए लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े। साथ ही अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों को आने जाने में ज्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े। आपके पास जब वक्त हो, आप यहां आकर अपना सैंपल जमा करा सकते हैं। सभी सेंटर पर सुबह के 10 बजे से शाम 6 बजे तक मेडिकल की टीम तैनात रहेगी। तय सीमा के बीच कोई भी यहाँ पहुंचकर अपना सैंपल दे सकता है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 से 22 सितंबर तक संभावित है। सरकार ने मानसून सत्र को लेकर प्रस्ताव बना लिया है। इसमें 3 दिन कार्य दिवस होंगे। सरकार द्वारा तैयार प्रस्ताव कैबिनेट से पारित होने के बाद राज्यपाल को भेज दिया जाएगा। इधर कोरोना महामारी के बीच मानसून सत्र आहत करने को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी बनाई जाएगी। सत्र में शामिल होने वाले विधायकों से लेकर उनके सहयोगी व आने जाने वालों की कोरोना जाँच अनिवार्य होगी। सत्र शुरू होने के 72 घंटे पहले ही जाँच मान्य होगी। बिहार की राजधानी पटना में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं के रूप में काम कर रहे शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जेडीयू दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। अतिथि व्याख्याताओं की मांग है कि इन्हें समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। इसके साथ ही नौकरी नियमित की जाए। इन लोगों का कहना है कि सरकार लगातार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाने आए हैं और अपना हक लेकर रहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में झारखंड के पूर्व मंत्री व विधायक सरयू राय अब बिहार विधानसभा चुनाव में अपने करीबियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सरयू राय ने कहा कि बिहार में वो लालू और नीतीश कुमार दोनों के लिए चुनाव प्रचार करने को तैयार है। भले ही नीतीश कुमार और लालू यादव अलग अलग गठबंधन में हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ये दोनों नेता जहाँ कहेंगे उनके लिए सरयू राय प्रचार करने को तैयार है। बीमारी से बड़ा सुरक्षाकर्मी। दरअसल पटना के बड़े सरकारी अस्पताल IGIMS में लखीसराय के तूरीगढ़ा गांव के किडनी के एक मरीज कुंदन झा और उनकी माता इलाज के लिए आई, लेकिन इनका इलाज नंबर नहीं लग पाने के कारण नहीं हो पाया और इलाज की जगह माँ बेटों को सुरक्षा कर्मियों ने पिटाई कर दी। पिटाई से कुंदन की हालत और गंभीर हो गई और माँ का सर फट गया। हालांकि IGIMS प्रबंधन मामले में साफ साफ बोलने से बचते दिखे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए में शामिल होने के साथ ही पार्टी के 2 बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नालंदा लोकसभा उम्मीदवार अशोक आजाद और औरंगाबाद लोकसभा उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों नेताओं पर लालू के एजेंट होने का आरोप है। साथ ही कई ऐसे नेता और भी हैं जिन्हें बाहर किया जा सकता है। बिहार में कोरोना के मामले में कुछ हद तक कमी आई है। बिहार में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 1969 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 13 और लोगों की मौत हुई है। राज्य में इसी के साथ संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1,40,234 हो गई है, जिनमें से 1,23,404 मरीज ठीक हुए हैं और 16,107 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 722 पहुँच गई है। सूबे में पिछले 24 घंटे में 2,029 मरीज ठीक हुए हैं और 1,27,404 नमूनों की जाँच की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है। इस बात की पुष्टि खुद ट्विटर ने गुरुवार को की है। हैकर ने कोरोना रिलीफ फंड के लिए दान में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की मांग की है। हालांकि बाद में ये सब डिलीट कर दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी को निजी वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट पर हैकर ने लिखा, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि कोविड-19 के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री मोदी रिलीफ फंड में दान करें। एक दूसरा ट्वीट भी किया गया जिसमें हैकर ने लिखा, ये अकाउंट जॉन विक ने हैक किया है, हमने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले महीने जुलाई में भी कई प्रमुख हस्तियों के ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया था।
देश में कोरोना महामारी और भी भयावह होते जा रहा है। पिछले 24 घंटों में अब तक की सबसे सर्वाधिक मामला सामने आया है। कोरोना के 83,883 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से एक दिन में 1043 लोगों की मौत हुई है। मरीजों के स्वस्थ होने का प्रतिशत बढ़कर 77.09% हो गई है, जबकि मृत्यु दर में कमी आई है और ये 1.75% है। वहीं 21.16% मरीज इलाजरत है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,53,407 हो गई है, जिनमें लगभग 8,15,538 मामले एक्टिव है। वहीं इस महामारी से 29,70,493 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 67,376 हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बैक टू बैक केंद्र की मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। आज गुरुवार को राहुल ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अपने वीडियो का दूसरा हिस्सा साझा किया है। राहुल ने देश की अर्थव्यवस्था, नोटबंदी जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी जी का कैश मुक्त भारत दरअसल मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत है, जो 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था। उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को सामने आया है। वीडियो में राहुल ने बोला, 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे पीएम ने नोटबंदी का निर्णय लिया, 500,000 के नोटों को रद्दी कर दिया, हिंदुस्तान बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया। 2016 से 18 के बीच 50 लाख लोगों ने नौकरी गंवाई। फायदा देश के बड़े अरबपतियों को मिला कर्ज माफ करके। 50 बड़े उद्योगपतियों को 68,607 करोड़ का कर्ज माफ किया गया। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदारों के कर्ज का 1 रुपए भी माफ नहीं किया गया। भारत की विपक्षी पार्टियों द्वारा फेसबुक पर हेट स्पीच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी बीच गुरुवार को फेसबुक ने भाजपा नेता टी राजा सिंह को हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने वाली सामग्री को लेकर बताई गई अपनी नीति का उल्लंघन करने के लिए भाजपा नेता राजा सिंह को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर प्रतिबंधित कर दिया है। फेसबुक ने कहा कि हमारी नीति हिंसा को बढ़ावा देना या हिंसा में संलग्न होने वाले कि हमारे मंचों पर उपस्थित प्रतिबंधित करने की हमारी नीति रही है। इसका उल्लंघन करने पर हमने राजा सिंह को फेसबुक पर प्रतिबंधित कर दिया है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच का आज 14वां दिन है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के साथ प्रवर्तन निदेशालय ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने इसकी जांच तेज कर दी है। गुरुवार को सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि परिवार को लगता है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। वहीं दूसरी तरफ मामले के मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के पिता से सीबीआई पूछताछ कर रही है। फ्रांस की पत्रिका शार्ली एब्दो के दफ्तर में घुसकर गोलियां बरसाने की वारदात के साजिशकर्ताओं पर बुधवार को अदालत में मुकदमा शुरू हो गया है। 7 जनवरी 2015 की इस घटना में पत्रिका के संपादक स्टीफन कार्बोनियर समेत 12 लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में ज्यादातर पत्रकार थे। पत्रिका ने हमले से करीब 10 साल पहले पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून प्रकाशित किया था। इसी से नाराज मुस्लिम हमलावरों ने पत्रिका के दफ्तर पर हमला किया था। जाँच में माना गया कि तीनों हमलावर सीरिया से आए थे, जो बाद में अलग अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़ में मार गिराए गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में एक बार फिर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिश नाकाम हो गई। दरअसल पाकिस्तान 2 भारतीय नागरिकों अंगारा अप्पाजी और गोविंद पटनायक को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से वैश्विक आतंकी की लिस्ट में शामिल करने की कोशिश में था, लेकिन यहाँ उसकी एक न चली और भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और चाल नाकाम हो गई। पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 कमेटी के जरिए इन दोनों की आतंकी घोषित करार करने की योजना थी। संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी ने कुछ महीने पहले जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को भी वैश्विक आतंकी घोषित किया था। पाकिस्तान सरकार ने अमेरिकन ब्लॉगर सिंथिया रिची को 15 दिन में देश छोड़ने को आदेश दे दिए। रिची ने जून में पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर रेप और पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी पर बदसलूकी के आरोप लगाए थे। हैरानी की बात यह है कि मंगलवार की रिची की वीजा बढ़ाने की याचिका पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मामले की सुनवाई जल्द कराने को कहा था। रिची 11 साल से पाकिस्तान में है। बेनजीर भुट्टो और उसके बाद की सरकारों में उनकी काफी प्रभाव माना जाता है। 2011 से 14 तक तो रिची पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में रहती थी। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,61,69,462 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,84,35,397 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,66,604 लोगों की मौत हो चुकी है। मैक्सिको की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बुधवार रात एक बयान में बताया कि देश में 24 घंटे के दौरान कुल 4,921 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 575 लोगों की मौत हो गई है। मैक्सिको में अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस दौरान 65,816 लोगों की मौत हो गई है। यूरोप के लाखों बच्चे मंगलवार को करीब 6 महीने बाद स्कूल पहुंचे। प्रायोगिक तौर पर खोले गए स्कूलों में बहुत कुछ बदला नजर आया। मास्क में होने के बाद भी महीनों बाद साथियों से मिलकर बच्चे चहक उठे। वैश्विक महामारी कोरोना से दुनिया भर के लोग प्रभावित हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक नए आंकड़ों में बताया गया है कि कोरोना महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। महामारी 2021 तक 4.7 करोड़ और महिलाओं एवं लड़कियों को अत्यधिक गरीबी की तरफ धकेल देगी। संयुक्त राष्ट्र महिला एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के इस नए आकलन में कहा गया है कि कोविड-19 संकट महिलाओं के लिए गरीबी दर को बढ़ा देगा और गरीबी में रहने वाली महिलाओं एवं पुरुषों के बीच का अंतर बढ़ जाएगा। महिलाओं के लिए गरीबी दर 2019 से 21 के बीच 2.7% तक घटने की उम्मीद,
लेकिन वैश्विक महामारी और उसके दुष्परिणामों के कारण अब इसके 9.1% यानी 4.7 करोड़ महिलाएं एवं लड़कियां तक बढ़ने की आशंका है।